हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ओनली रिजल्ट में। आज हम लेकर आए हैं बिहार दरोगा यानी बिहार एसआई मेंस का प्रैक्टिस सेट जो प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 है। इसमें कुल सेटों की संख्या है जो 26 है। तो सभी सेट करने वाले हैं और प्रत्येक सेट का सारे क्वेश्चन करने वाले हैं और साथ में ही सारे क्वेश्चन से रिलेटिव वैसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी करने वाले हैं जो हमेशा ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जल्द ही बिहार दरोगा 2020 का पीटी का भी प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं, जिनमें कुल 70 क्वेश्चन होंगे, जिनमें 50 क्वेश्चन जीएस का और 20 क्वेश्चन करेंट अफेयर डाले जाएंगे। तो आज हम सेट नंबर फर्स्ट करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखें और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में ही बेल आइकन का बटन भी दबा लें ताकि सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है मिलान करें। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता स्थल दिया गया है और इसमें भौगोलिक स्थिति में नदी दिया गया है, यानी किसके किनारे स्थित है। तो मोहनजोदड़ो है जो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, कालीबंगन है जो घग्गर के किनारे स्थित है और लोथल है जो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो इससे रिलेटिव अब क्वेश्चन जान लेते हैं। तो मोहनजोदड़ो की खोज हुआ था जो 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने किए थे और यह है जो पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है। सेकंड में देख लेते हैं कलिबंगन। कलिबंगन है जो राजस्थान में है और इसका जो खोज की थी वह बीवी लाल एवं बीके थापर ने किए थे। सेकंड नेक्स्ट में देख लेते हैं लोथल है जो गुजरात में है और यह जो रंगनाथ राव ने 1954 ईस्वी में इसकी खोज की थी। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है जैन दर्शन के अनुसार संसार कई वास्तविक एवं सत्य चक्रों में बटा है, जिसके प्रत्येक चक्र में कौन हमेशा निवास नहीं करते हैं। तो जैन धर्म के अनुसार है जो संसार कई वास्तविक एवं सत्य चक्रों में बटा है, जिनमें से 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती शासक और 63 सलाका पुरुष जो निवास करते हैं। तो इनका जो तीनों है जो निवास करते हैं, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। तो इससे संबंधित जो क्वेश्चन है जो जान लेते हैं। तो जैन परंपरा के अनुसार इसमें धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। इनका प्रथम तीर्थंकर थे जो ऋषभदेव थे और 23वें तीर्थंकर थे जो पार्श्वनाथ थे और सबसे अंतिम में 24वें तीर्थंकर जो हुए वह महावीर स्वामी हुए जो 24वें तीर्थंकर थे। तो इससे संबंधित और जान लेते हैं कि जो जैन समिति जो जैन धर्म से संबंधित जो संगीतियाँ हुए थे, जो प्रथम हुआ था जो पाटलिपुत्रा में हुआ था यानी पटना में हुआ था और दूसरा हुआ था जो सेकंड हुआ था जो बल्लवी गुजरात में हुआ था। तो प्रथम संगीतिया के जो अध्यक्ष थे वह स्थूलभद्र थे और सेकंड जो समिति हुआ था बल्लवी गुजरात में उसके अध्यक्ष थे जो क्षमा सरवन थे। चलिए क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए कूट या मिलान के लिए भी दिया गया है। तीसरा क्वेश्चन भी मिलान के लिए है। इसमें देखिए पहला है जो अशोक का शिलालेख दिया गया है और दूसरा जो संबंधित विषय दिया गया है। तो इसमें देख लेते हैं। पहला है जो पशु बलि की निंदा करता है, यानी इसका हो जाएगा डी। दूसरा है जो मनुष्य एवं पशुओं की चिकित्सा से संबंधित है और तीसरा है 13वां है जो कलिंग युद्ध से वर्णन इसमें किया गया और 9वां है जो विभिन्न प्रकार के समारोह से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो अब तो जान लेते हैं कि अशोक का कुल शिलालेखों की संख्या है जो 14 है, जिसमें और इसकी खोज है जो 1750 ईस्वी में टी पैंसलर के द्वारा की गई थी और इसका पढ़ने का श्रेय है जो 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसपे को दिया जाता है, जो जिसने सर्वप्रथम ब्राह्मणी लिपि को पढ़ा था। चलिए क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है इनमें से किसको तमिल साहित्य का बाइबिल कहा गया है। तो तिरुक्कुलर को तमिल साहित्य का जो बाइबिल कहते हैं और यह है जो तमिल साहित्य का प्रख्यात कवि तिरुवल्लुवर ने तिरुक्कुलर को पुस्तक की रचना की थी। और यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए भी इंपॉर्टेंट है कि शिल्पाधिकरम की रचना किसने की थी। तो शिल्पाधिकरम की रचना इलांगो के द्वारा की गई थी। और ये जो तिरुक्कुलर है जो तमिल भाषा में लिखित एक प्राचीन काव्य है और इसका जो संबंधित है वह नीति शास्त्र से संबंधित है। चलिए क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि हसन गंगू किस साम्राज्य के शासक थे। तो हसन गंगू बहमनी साम्राज्य के संस्थापक था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो जब मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो कई राज स्वतंत्र हुए तो उनमें से एक बहमनी राज प्रमुख था और दूसरा था विजयनगर सम्राट। तो बहमनी राज की स्थापना है जो हसन गंगू ने 1347 ईस्वी में की थी
और इसने अपनी राजधानी है जो गुलबर्गा में स्थापित किया था। और इसके बाद इसका नाम अहसानाबाद रखा था। तो बहमनी वंश का अंतिम शासक है जो कलीमुल्ला था। चलिए क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। छठा में दिया गया है, कॉमरेड कमरैया किस आंदोलन के नेता थे? तो कॉमरेड कमरैया हैं जो तेलंगाना कृषक आंदोलन के नेता थे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। और ये तेलंगाना कृषक आंदोलन है जो 1946 ईस्वी में हुआ था। या तेलंगाना क्षेत्र के लोगों के द्वारा निजाम सरकार के विरुद्ध एक कृषक आंदोलन था। तो इसका हो गया। और इसका जो फर्स्ट नंबर है ऑप्शन, उसको भी देख लेते हैं कि बिहार किसान संघ। बिहार किसान संघ की स्थापना जो 1929 ईस्वी में स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। चलिए क्लियर है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना है जो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। और ये है जो 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट के बाद ही 1932 ईस्वी में किया गया था। और इसके बाद है जो ये 1933 ईस्वी में हरिजन सेवक संघ का नाम दिया गया था। और साथ में ही यह है जो हिंदू समाज से अस्पृश्यता यानी भेदभाव को मिटाने के उद्देश्य से किया गया था। तो हरिजन संघ के जो संस्थापक अध्यक्ष थे वो घनश्याम दास बिड़ला थे। चलिए क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल का विभाजन कब किया गया? तो बंगाल का विभाजन है जो 1905 ईस्वी में किया गया था। और इसकी घोषणा है जो शिमला में किया गया था। और इसके समय जो वायसराय था वह लॉर्ड कर्जन थे। और यह जो बंगाल विभाजन है जो 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा रद्द कर दिया गया था। तथा इसके ही विरोध में 1905 ईस्वी में ही एक आंदोलन चलाया गया था पश्चिम बंगाल में। उसका नाम था स्वदेशी आंदोलन या बंगभंग आंदोलन। और इसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व है जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। चलिए क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप कि आगे क्या है। तो 1931 ईस्वी के आंदोलन में बंगाल में कोमला के जिलाधिकारी की हत्या कर दी थी। किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा कि 1931 ईस्वी के आंदोलन में बंगाल के कोमला के जिलाधिकारी की हत्या शांति घोष ने कर दी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसने क्यों की थी? इसका जो कारण था जो भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी दिया गया था, जिसके कारण ही इन्होंने शांति घोष ने और सुनीता चौधरी ने मिलकर कोमला के जिलाधिकारी की हत्या कर दी थी। तो अब जान लेते हैं कि शांति घोष के बारे में कि शांति घोष का जो जन्म हुआ था 1916 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। इनके पिता का नाम था जो देवेंद्र नाथ घोष था। और इनकी जो आत्मकथा थी वह अरुण बहनी के नाम से प्रसिद्ध थी। चलिए क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक थे। तो इसका आंसर हो जाएगा द लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक के आंसर थे हो जाएगा अरविंद घोष। इसका आंसर हो जाएगा बी। अरविंद घोष एक क्रांतिकारी और दार्शनिक थे तथा योगी भी थे। घोष ने प्रसिद्ध पांडिचेरी आश्रम की स्थापना भी की थी। और पांडिचेरी में ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो औरविल्य आश्रम स्थित है जो पांडिचेरी में ही स्थित है। और इनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं जो द लाइफ डिवाइन एवं एसेज ऑन गीता, इनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं यानी पुस्तक है। चलिए क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि अब क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया सुभाष चंद्र बोस ने 16 जनवरी 1941 ईस्वी को किस नाम के साथ एक पठान के बेस में भागे थे? तो सुभाष चंद्र बोस ने 16 जनवरी 1941 ईस्वी को पेशावर जाने के लिए उन्होंने झारखंड रेलवे स्टेशन, जिनका एक नाम है गोमो स्टेशन, वहां से मोहम्मद जैदुद्दीन के नाम एक व्यक्ति के साथ वह यहाँ से बाहर चले गए थे। तो आते हैं सुभाष चंद्र बोस से रिलेटिव क्वेश्चन जान लेते हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनसे आते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस है, इनका जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को कटक में हुआ था। और ये है जो सुभाष चंद्र बोस हैं जो कांग्रेस के 2 बार अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। और इन्होंने 2 महत्वपूर्ण संस्था का
स्थापना किए थे, जिनका एक नाम है फॉरवर्ड ब्लॉक, जिन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना है जो 1939 ईस्वी में किए थे। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? तो 1939 ईस्वी में। और आजाद हिंद सरकार की स्थापना 1943 ईस्वी में किए थे। तो आजाद हिंद सरकार भी रखिएगा कि 1943 ईस्वी में, और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 ईस्वी में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। पंचशील समझौता कब हुआ था? तो पंचशील समझौता है जो 29 अप्रैल 1954 ईस्वी को भारत और चीन के विरुद्ध हुआ था। और ये जो एक शांति समझौता था, इसका जो वैधता था जो 8 वर्ष के लिए था, लेकिन 8 वर्ष पूरा होते ही 1962 ईस्वी में चीन ने भारत पर फिर से आक्रमण कर दिया था। चलिए क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? क्वेश्चन नंबर 13 है कि गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? तो यहाँ पर देखिए, जो गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे जो वो महादेव गोविंद रनाडे, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए, एमजी रनाडे थे। और तो अब इसके रिलेटिव क्वेश्चन जान लेते हैं कि एमजी रनाडे को जो महाराष्ट्र के सुकरात के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने, एमजी रनाडे ने एक पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। और गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में भी जाना जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में जाना जाता है, लेकिन महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु हैं जो लियो टॉल्स्टॉय को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, सप्तवर्षीय युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ? क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया, सप्तवर्षीय युद्ध किस युद्ध के साथ समाप्त हुआ, किस संधि के साथ समाप्त हुआ? तो सप्तवर्षीय युद्ध है जो पेरिस के संधि के साथ ही समाप्त हुआ था, पेरिस के संधि के साथ समाप्त हुआ था। तो चलिए सप्तवर्षीय युद्ध के बारे में जानते हैं कि सप्तवर्षीय युद्ध क्या है। तो सप्तवर्षीय युद्ध है जो 1756 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था और यह लगातार 7 वर्षों तक चलते रहा, जिसके कारण ही इसे सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो सप्तवर्षीय युद्ध है जो 1756 ईस्वी में प्रारंभ हुआ तथा जो समाप्त हुआ जो 1763 ईस्वी में, 1763 से 1756 से 1763 ईस्वी के बीच ये जो युद्ध हुआ था जो इंग्लैंड और फ्रांस के विरुद्ध हुआ था। और इसी का कारण है, जो सप्तवर्षीय युद्ध के कारण ही है जो भारत में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच कर्नाटक का तीसरा युद्ध चला था, जो 1756 से 63 के बीच ही चला था। चलिए क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि सोना उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? 15 क्वेश्चन है। सोना उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? तो सोना उत्पादन में प्रथम स्थान है जो चीन का है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का है। तो भारत में अब जान लेते हैं कि भारत में इसका क्या स्थिति है। तो भारत में केवल 2% ही इसका उत्पादन होता है, और वो भी होता है जो कर्नाटक का एक जगह का नाम है जो कोलार है, वहाँ पर कर्नाटक में, वहाँ पर सोने की खान के लिए प्रसिद्ध है। चलिए क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, ट्रेमेंटाना किस देश में चलने वाली ठंडी हवा है? तो ट्रेमेंटाना है जो इटली में चलने वाली ठंडी हवा है, इसका आंसर हो जाएगा बी। और ये है जो ट्रेमेंटाना है जो उत्तरी इटली में चलती है, उत्तरी इटली में ही चलती है। तो इटली में चलने वाली एक और पवन है, उसका नाम है मैस्ट्रेल। मैस्ट्रेल है जो उत्तरी इटली में ही चलती है। और इससे संबंधित और जान लेते हैं कि क्या क्या इससे संबंधित है। तो एक जो बिलीविली चक्रवात है, यानी बिलीविली उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, वह है जो ऑस्ट्रेलिया में चलता है। और एक पेम्पिरो है जो अर्जेंटीना में चलने वाली एक शुष्क पवन है। चलिए क्लियर हो गया। तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पृथ्वी उष्मा का न तो संचय करती है और न ही ह्रास करती है, क्योंकि सूर्य विकिरण द्वारा प्राप्त सूर्यताप के रूप में उष्मा इसमें से किसके बराबर होती है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 17 का, पृथ्वी उष्मा का तो न संचय करती है और न ही ग्रास करती है, क्योंकि सूर्य विकिरण द्वारा प्राप्त सूर्य ताप के में उष्मा दीर्घ तरंगों द्वारा विकिरण के बराबर होती है। इसका आंसर हो जाएगा जो ए हो जाएगा। तो इससे संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं कि यह जो उष्मा है जो पृथ्वी पर ऊर्जा लघु तरंग के रूप में पृथ्वी तक पहुंचते हैं, जो सूर्य से आते हुआ लघु तरंग के रूप में पृथ्वी पर पहुंचती है। और सूर्य से आने में प्रकाश का जो समय लगता है वह 8.3 मिनट का समय लगता है, यानी 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। चलिए क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं
सौर मंडल के अंतर्गत ऐसा क्षेत्र जहां पृथ्वी के समान दशाएं वाले ग्रहों की संभावना है क्या कहलाते हैं। यानी जो सौर मंडल का ऐसा क्षेत्र है जो पृथ्वी के समान ही उस पर मतलब जीवन का विकास हो, उसे क्या कहते हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गोल्डी लॉक्स जोन, यानी ऑप्शन नंबर ए। यानी सौर मंडल के अंतर्गत ऐसा क्षेत्र जहां पृथ्वी के समान दशाओं वाले ग्रहों की संभावना है उसे गोल्डी लॉक्स जोन कहते हैं, जहां पर भी जीवन संभव हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में चक्कर लगाती है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर है जो पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो इससे संबंधित अब रिलेटिव क्वेश्चन जान लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पृथ्वी की दो गतियां होती है, एक तो घूर्णन होती है और एक परिक्रमण होती है। जो घूर्णन है उसको दैनिक गति कहते हैं जो प्रतिदिन होती है, और जो वार्षिक गति होती है उसे परिक्रमण कहते हैं। और यह है जो पश्चिम से पूर्व की ओर दिशा होती है। तो जो पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती रहती है, जिसे पृथ्वी को दैनिक गति कहते हैं। और पृथ्वी के दैनिक गति के कारण ही दिन रात होता है, और जो परिक्रमण है यानी वार्षिक गति है जिसके कारण ही ऋतु परिवर्तन होता है। चलिए क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में न्यूनतम साक्षरता दर किस राज्य में है। तो इसका आंसर तो आप लोग सभी जानते हैं कि भारत में न्यूनतम साक्षरता दर किस राज्य में है, तो वह है बिहार में। और इसका जो बिहार का साक्षरता दर है वह 63%, ये कुछ है 63% ही है। और जो बिहार का जो जिला है इसमें सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है, जो बिहार में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला जिला है जो रोहतास में है, और सबसे न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है जो पूर्णिया में है। और ये जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जो जिला है वह पश्चिमी चंपारण में है, और जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला है वह पटना जिला है। चलिए हो गया क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मिलान करें। यहाँ पर देखिए 21 में दिया गया है बहुउद्देशीय परियोजना, और साथ में ही दिया गया है नदी जो किस पर स्थित है। तो इसे देख लेते हैं कि भीमा है जो पवना नदी पर स्थित है, गांधी सागर है जो चंबल नदी पर स्थित है, और टिहरी बांध परियोजना है जो भागीरथी पर स्थित है। तो 21 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन सी जनजाति है जो त्रिपुरा से संबंधित नहीं है। इनमें से कौन सी जनजाति है जो त्रिपुरा से संबंधित नहीं है। तो त्रिपुरा में जो जनजाति है जो हामर है, त्रिपुरी है, भील है, लेकिन मीना है जो सिर्फ है राजस्थान में। तो इसका आंसर हो जाएगा मीना। और एक भील है जो भील जनजाति है जो गुजरात की सबसे प्रसिद्ध जनजाति है, यानी भील है जो गुजरात में भी स्थित है। चलिए हो गया। और जो राजस्थान में है जो मीना, गरसिया, बांजरा, सासी और सहारिया है जो जनजाति है जो राजस्थान में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एनसेप्टिसोल्स क्या है। एनसेप्टिसोल्स क्या है। तो एनसेप्टिसोल्स है जो एक मृदा का एक प्रकार है जो अमेरिका में स्थित सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और ये भारत में भी इसका विकास है, मतलब इसका भारत में भी इसकी स्थिति ठीक ही है। चलिए इसके बाद बारे में जान लेते हैं कि तो मृदा से संबंधित कुछ क्वेश्चन जान लेते हैं कि मृदा से संबंधित क्या क्वेश्चन है। तो मृदा का अध्ययन होता है जो पेडोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, और भारत में सबसे उपजाऊ मिट्टी है जो जलोढ़ मिट्टी है, तथा पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है और नए जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। और एक भारत में पाए जाते हैं जो काली मिट्टी है जो कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है, और काली मिट्टी का अन्य नाम है जो रेगुर मिट्टी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नीलगिरी, छोटा नागपुर का पठार, मेघालय पठार कैसी चट्टान का बना है। तो नीलगिरी, छोटा नागपुर का पठार और मेघालय पठार है जो अपसादी चट्टानों से बना है। तो पहले तो जान लेते हैं कि चट्टान किसे कहते हैं। तो पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को चट्टान कहते हैं, और यह चट्टान है जो 3 प्रकार के होते हैं, अपसादी चट्टान, आग्नेय चट्टान और क्रांतिक चट्टान। तो आग्नेय चट्टान के अंतर्गत हैं जो ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पैग्मेटाइट आता है। बेसाल्टी चट्टान के अंतर्गत है जो बलुआ पत्थर, चूना पत्थर आदि आते हैं, तथा क्रांतिक चट्टान के अंतर्गत है जो संगमरमर आता है। चलिए क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है। तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है जो कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट स्थित चमयुंग डुंग हिमानी से होता है। और ये जो मानसरोवर झील है स्थित है जो
तिब्बत में स्थित है। तो आइए जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में कि ब्रह्मपुत्र नदी है जो भारत की सबसे चौड़ी नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी है जो भारत की सबसे चौड़ी नदी है। और यहाँ जो ब्रह्मपुत्र नदी है जो बांग्लादेश, भारत और तिब्बत से होकर गुजरती है। और ब्रह्मपुत्र नदी पर ही स्थित दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली है जो असम के जोरहट जिले में स्थित है। चलिए क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि इसमें से क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, इसमें से किस महादेश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। तो आप लोग जानते हैं कि इसमें से सबसे अधिक जो क्षेत्रफल है जो एशिया का है। ये जो संपूर्ण जो क्षेत्रफल है इसका कुल 30% एशिया का ही है। और यहाँ पर जो जनसंख्या है जो 60% निवास करती है। और भारत है जो एशिया में स्थित एक देश है जिसका क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। चलिए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि संविधान सभा की समिति और प्रमुख इनके मतलब जो अध्यक्ष थे उनके बारे में किया गया है। तो यहाँ पर प्ररूप समिति के अध्यक्ष होगा भीमराव अंबेडकर, कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष होंगे के.एम. मुंशी और प्रांतीय समिति का जो अध्यक्ष होंगे वह डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल होंगे। लेकिन यहाँ पर दिया गया है जवाहरलाल नेहरू। तो ये ऑप्शन के अनुसार ये इसका आंसर हो जाएगा ए। जो जवाहरलाल नेहरू थे जो संघीय संविधान एवं संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे, लेकिन प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो चलिए संविधान सभा के बारे में जानते हैं। संविधान सभा का जो गठन हुआ था जो कैबिनेट मिशन के अनुशंसा पर हुआ था। जो कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में भारत आया था। और संविधान सभा का जो अस्थायी सभापति थे जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और जो 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को चयनित हुए थे। चलिए हो गया क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पर देखिए उत्तराखंड का राज्य बनने का क्रम क्या है। उत्तराखंड जो राज्य बना था उसका क्रम क्या है। तो उत्तराखंड जो राज्य बना था उसका क्रम है जो 27 है। तो 9 नवंबर 2000 ईस्वी को उत्तराखंड है जो 27वां राज्य बना था। तो इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसके पहले ही 2000 ईस्वी में कुल 3 राज्यों का गठन हुआ था। तो पहला राज्य था जो छत्तीसगढ़ था जो 1 नवंबर 2000 ईस्वी को 26वां राज्य बना था। जो छत्तीसगढ़ था जो 1 नवंबर को जो 26वां राज्य बना था। तथा झारखंड एक था, झारखंड है जो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को 28वां राज्य बना था। और जो हाल ही में बना है जो तेलंगाना राज्य का जो गठन हुआ है वो भारत का 29वां राज्य है। वह 2 जून 2014 को स्थापित किया गया था। उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं। उत्तराखंड का जो अन्य नाम है उन्हें देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। और उत्तराखंड भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसका आधिकारिक भाषा है जो संस्कृत है। चलिए क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन सा नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद नहीं है। तो इसमें से ऑप्शन हो जाएगा डी 12 यानी अनुच्छेद 12 है जो मौलिक अधिकार से संबंधित है। तो नागरिकता के बारे में जान लेते हैं कि भारत संविधान के भाग 2 में वर्णित है नागरिकता, जिसका अनुच्छेद है जो 5 से 11 तक है जो नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद है। और जो भारत की नागरिकता है जो एकल नागरिकता है। और एकल नागरिकता का जो लिया गया है संविधान में वह ब्रिटेन से लिया गया है। चलिए क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट निकालती है। तो उच्च न्यायालय है जो अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करता है। और सर्वोच्च न्यायालय है जो अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है। और ये जो रिट है जो 5 प्रकार के होते हैं जो आप लोग जानते होंगे कि पहला हो गया बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध और चौथा उत्प्रेषण और 5वां अधिकार परीक्षा। ये 5 हैं जो रिट पर 5 प्रकार के रिट जारी किए जाते हैं जो उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जारी किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अनुच्छेद 63 के तहत उपराष्ट्रपति के लिए निम्न में से कौन सी योग्यता जरूरी नहीं है। तो इनमें से देख लेते हैं कि कौन सी उपराष्ट्रपति की योग्यता जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर देखिए वह भारत का नागरिक होगा, सही है, ये भारत का नागरिक होना चाहिए। वह 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका होगा, ये भी सही है कि यह 35 वर्ष की आयु का पूरा कर लेना चाहिए। वह लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता है, ये गलत है, ये मतलब योग्यता नहीं होना चाहिए एक उपराष्ट्रपति में। तो इसका आंसर हो जाएगा जो सी हो जाएगा।
तो उपराष्ट्रपति के बारे में जान लेते हैं कि उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति का जो भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, इसका अनुच्छेद 63 में वर्णित किया गया है और अनुच्छेद 63 में संबंधित है उपराष्ट्रपति से, और इसका कार्यकाल होता है जो 5 वर्षों का होता है। और ये जो उपराष्ट्रपति होते हैं वह राज्यसभा के सभापति होते हैं। चलिए क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि धन विधेयक से संबंधित कौन सा कथन असत है, यानी धन विधेयक से संबंधित कौन सा कथन है जो असत है। तो धन विधेयक पहला ऑप्शन नंबर देखते हैं कि यह अनुच्छेद 110 में के तहत परिभाषित है, सही है। यह अनुच्छेद 110 के तहत परिभाषित है। यह भारत के संचित निधि से धन निकालने से संबंधित है, यह भी सही है कि भारत के संचित निधि से धन निकालने से संबंधित है। और यह तीसरा नंबर है, यह अनुच्छेद 112 से संबंधित है, ये गलत है। ये अनुच्छेद 112 में है जो वित्त विधेयक का वर्णन है। तो धन विधेयक के बारे में जान लेते हैं कि धन विधेयक है जो केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, और धन विधेयक है जो राष्ट्रपति के अनुशंसा प्राप्त होने पर ही प्रस्तुत किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता है। और कोई भी विधेयक है जो धन विधेयक है या नहीं है, इसका जो फैसला करता है वह लोकसभा के सभापति यानी अध्यक्ष करते हैं। चलिए क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है कि संघ सूची में वर्तमान समय में कितने विषय हैं। तो संघ सूची में वर्तमान में अभी कुल 97 ऑप्शन के अनुसार है जो 97 विषय सूची स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा ए। तो अब जान लेते हैं कि सूची है क्या। तो भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों का वर्णन किया गया है, जिनमें से एक है जो संघ सूची है, दूसरा है जो राष्ट्र सूची है, और तीसरा है जो समवर्ती सूची है। तो संघ सूची में विषयों की संख्या है जो अभी वर्तमान में 100 है। समवर्ती सूची में विषयों की संख्या वर्तमान में है जो 52 है, समवर्ती सूची में 52 है, तथा जो राष्ट्र सूची है उनमें विषयों की संख्या है जो 62 दिया गया है। चलिए क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है यहाँ पर कि क्वेश्चन नंबर 34 में कहा गया है कि पुंछी आयोग किससे संबंधित है। तो पुंछी आयोग है जो केंद्र राज्य संबंधित है, इसका आंसर हो जाएगा बी। तो इसके बारे में जान लेते हैं कि ये इसका गठन हुआ था जो 2005 ईस्वी में पूर्व मुख्य न्यायाधीश मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में गठित किया गया था पुंछी आयोग। यह जो अभी के वर्तमान में राजनीतिक और अर्थव्यवस्था में आए परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार के द्वारा यह गठित किया गया था समिति। इसका गठन हुआ था जो बता ही दिए हैं कि 2005 ईस्वी में पूर्व मुख्य न्यायाधीश मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में की गई थी। चलिए क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अनुच्छेद 35 है। अनुच्छेद 280 के तहत किसका गठन किया गया है, यानी अनुच्छेद है जो 280 है जो किसके तहत किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद है जो 280 है जो वित्त आयोग से संबंधित है, और ये जो वित्त आयोग है जो अनुच्छेद 280 एवं 281 में संबंधित है। तो अब जान लेते हैं इससे संबंधित क्वेश्चन। तो वित्त आयोग एक अर्ध न्यायिक एवं सलाहकारी निकाय है, और यह जो वित्त आयोग है जो वित्त आयोग की जो स्थापना मतलब जो गठित होता है जो राष्ट्रपति के अनुशंसा पर ही होता है। तो अभी जो वर्तमान में वित्त आयोग है जो 15वें वित्त आयोग है, और इनका कार्यकाल है जो 2020 से 25 तक रहा। और जो प्रथम वित्त आयोग थे वो तो केसी नियोगी, और जो वर्तमान में जो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं वह श्री NK सिंह हैं। चलिए क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे जो BJ खेर थे, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी। तो अब जान लेते हैं कि राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बाल गंगाधर खरे, यानी BJ खरे का पूर्ण नाम है जो बाल गंगाधर खरे थे। और संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत राष्ट्रपति को राजभाषा आयोग के गठन करने का अधिकार दिया गया है, यानी जो राजभाषा आयोग का गठन करेगा जो राष्ट्रपति करेगा, और यह अनुच्छेद 344 के अंतर्गत करेगा। और जो प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था जो 1955 ईस्वी में किया गया था। चलिए, और इसका रिपोर्ट है जो 1956 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। चलिए क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मिलान करें एक प्रकाश वर्ष, यानी एक प्रकाश वर्ष बराबर, तो इसका हो जाएगा एक प्रकाश बराबर 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर। और बी में देखिए एक खगोलीय इकाई बराबर हो जाएगा इसका 1.5 गुने 10 के पावर 11 मीटर। और तीसरा है 1 + 1 बराबर, यानी 3.083 गुने 10 के पावर 16
मीटर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर देख लीजिए, सामने सामने ही दिया गया है। तो इसका आंसर जो देखते हैं, इसका ऑप्शन क्या दिया गया है। तो इसका आंसर है जो, इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्रक्षेप प्रक्षेप्य की महत्तम परास क्या होगी यदि किसी वस्तु का 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से 45 डिग्री कोण क्षैतिज से बना प्रक्षेप गति का प्रदान किया जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा, जो हो जाएगा सी हो जाएगा 2.5 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, इनमें से कौन सूत्र सही है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, उत्तोलक का यांत्रिक लाभ बराबर भार बटा अयास, ये सही है। 39 का हो जाएगा ए, ये सही है। यांत्रिक लाभ बराबर भार बटा अयास होता है। और बल बराबर देख लेते हैं कि बल बराबर होता है जो F बराबर ए में, यानी मास और त्वरण होता है, मास गुने त्वरण, यहाँ पर गलत दिया गया है। और आवेग बराबर होता है जो बल गुने समय होता है। तो ये यहाँ पर ये दोनों है जो गलत दिया गया है। और इसका आंसर हो जाएगा तो यांत्रिक लाभ बराबर भार बटा अयास होता है, इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किसके कारण द्रव की छोटी बूंद गोलीय आकार में गिरती है। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए पृष्ठ तनाव के कारण है जो द्रव की छोटी बूंद गोलीय आकार में गिरती है। तो पृष्ठ तनाव इसका आंसर हो जाएगा। तो इससे संबंधित अब देख लेते हैं कि पृष्ठ तनाव है, पृष्ठ तनाव का जो एसआई मात्रक होता है जो न्यूटन प्रति मीटर होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक है जो न्यूटन प्रति मीटर होता है। और जो पृष्ठ तनाव के कारण ही है, जो पतली सुई पृष्ठ तनाव के कारण ही है जो पानी पर तैरती है। और पृष्ठ तनाव के कारण ही शेविंग ब्रश को जल से निकालने पर उसके बाल आपस में चिपके रहते हैं। ये दो कारण और भी इसके उदाहरण हो सकते हैं। चलिए क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किसी वस्तु का ताप बढ़ने पर उससे उत्सर्जित अधिकतम ऊर्जा के संगत तरंग दैर्घ्य घटती जाती है, ऐसा किस नियम के कारण होता है। तो इसके देख लेते हैं कि बीन की विस्थापन नियम के अनुसार, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी। बीन के विस्थापन नियम के अनुसार किसी वस्तु के ताप बढ़ाने पर उससे उत्सर्जित अधिकतम ऊर्जा के संगत तरंगदैर्घ्य है जो घटती जाती है। चलिए क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि पोलर कोवैलेंट बॉन्ड उपस्थित है, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड उपस्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा, जो पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है जो एचएफ में स्थित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो अब जान लेते हैं कि एचएफ एक है जो एक ध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक है। ये जो यौगिक है जो ध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक है। चलिए क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, शुष्क सेल का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो शुष्क सेल का प्रयोग है, सॉरी इसका ऊपर वाला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, इनमें से कौन सा कार्बनिक यौगिक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल एक कार्बनिक यौगिक है, इसका आंसर हो जाएगा ए। तो ऑक्जेलिक अम्ल है जो इसका सूत्र होता है C2H2O4। जो ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र है जो C2H2O4 है। और ये जो है ऑक्जेलिक अम्ल है जो पोटेशियम और कैल्शियम लवण के रूप में पौधों में पाया जाता है। और इसको ऑक्जेलिक अम्ल को गर्म करने पर यह फॉर्मिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं कार्बन मोनोऑक्साइड में टूट जाता है। और ये यहाँ पर देख लीजिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसका सूत्र होता है HCl। यह हमारे पेट में स्थित एक जो अम्ल है जो हमारे पेट में स्थित रहता है। और इसका नाइट्रिक अम्ल, इसका सूत्र है HNO3। चलिए क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, शुष्क सेल का प्रयोग कहाँ होता है। यानी शुष्क सेल है उसका प्रयोग होता है जो ट्रांजिस्टर के बैटरी के रूप में किया जाता है। शुष्क सेल का प्रयोग, इसका और भी प्रयोग है जैसे ट्रांजिस्टर, रेडियो, टॉर्च, कैलकुलेटर आदि में किया जाता है। और इस जो शुष्क सेल है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और शुष्क सेल को जो एनोड छोर होता है जो कार्बन का बना होता था, कैथोड होता है जो जस्ता का बना होता है। चलिए क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, इनमें से किस ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो इसमें जो है डी ब्लॉक है उसको संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो आवर्त सारणी है उसमें एस और पी ब्लॉक के मध्य में ब्लॉक स्थित होता है जो डी ब्लॉक होता है। यह 12वें वर्ग में उपस्थित Zn, Cd और Hg तत्वों को संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है, इसमें बाकी सभी को संक्रमण तत्व माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं, इनमें से कौन सा जल का गुण नहीं है। तो जल है, जल के बारे में, तो जल जो है
रंगहीन एवं स्वादहीन द्रव है, सही है, इसमें भी सही है। और शुद्ध जल का विद्युत का कुचालक होता है, सही बात है, शुद्ध जल है जो विद्युत का कुचालक होता है, बाकी अशुद्ध जल है जो विद्युत का सुचालक होता है। तथा 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन निम्नतम होता है, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा जी। तो जल के बारे में तो आप लोग जानते हैं कि यह हमारे लिए कितना उपयोगी है। तो इसका एक ही है जो इसका जल है जो H2 है, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ऑक्सीकरण होता है, उसके बाद ही यह जल बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इनमें से किससे हाइपो कहा जाता है? तो इसमें से किसे हाइपो कहा जाता है? तो सोडियम थायोसल्फेट को हाइपो कहा जाता है। आप लोग जानते ही होंगे कि सोडियम थायोसल्फेट को हाइपो कहा जाता है। और सोडियम थायोसल्फेट है जो एक रासायनिक दवा के रूप में भी काम आता है तथा फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में भी प्रयोग किया जाता है सोडियम थायोसल्फेट को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 करते हैं। यहाँ पर देखिए, इस्पात को रक्त तप्त गर्म करके धीरे धीरे ठंडा कर नरम और तन इस्पात प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहलाती है? तो इस्पात को रक्त तप्त गर्म करके धीरे धीरे ठंडा कर नरम और तन इस्पात प्राप्त करने की प्रक्रिया को तापानुशीतन कहते हैं, या जिसे एनिलिंग भी कहा जाता है। लेकिन एनिलिंग का उपयोग होता है जो तन्यता बढ़ाने और पदार्थ को मुलायम बनाने के लिए किया जाता है, जिसके उसके मध्य उत्पन्न जो प्रतिबल होता है जो विरोध करता है मुड़ने में, तो उसका उसी लिए किया जाता है। और ये जो एनिलिंग है जो मुक्ता इस्पात और तांबे पर किया जाता है। चलिए हो गया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि इनमें से किसका स्थान है जो उच्चतम है? तो इनमें से जो किसका स्थान है उच्चतम है, तो यह है फाइलम है, जिसका स्थान है जो सबसे ऊंचा होता है, क्योंकि फाइलम एक मतलब पूरी मतलब जाति नहीं, जाति से ऊपर ही है। फाइलम एक जगत होता है। तो ये जो जंतु है और जाके पेड़ पौधे हैं उसमें उससे संबंधित क्वेश्चन है, तो इसके बारे में जान लेते हैं कि तो जो पूरे ब्रह्मांड में जितने भी जंतु है जीव है उसको सबसे पहले अरस्तु ने दो भागों में विभाजित किया था। एक मतलब जंतु विज्ञान और दूसरा वनस्पति विज्ञान। लेकिन क्रोनस लिनियस ने इसे पादप जगत और जंतु जगत के रूप में विभाजित किया था। और क्लोरस लिनियस को ही आधुनिक वर्गीकरण का पिता भी कहते हैं। चलिए हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि इनमें से कौन सा काइटिन का बना होता है? तो इनमें से कौन सा काइटिन का बना होता है? तो कोशिका भित्ति है जो काइटिन की बनी होती है, और कोशिका भित्ति है जो केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, और कोशिका भित्ति है जो सेलुलोज की भी बनी होती है। यह कोशिका को सुरक्षा के साथ साथ उसके निश्चित आकार एवं आकृति बनाए रखने के लिए सहायक करती है। चलिए हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज है जो रिचर्ड ऑल्टमैन ने किया था। इसका आंसर हो जाएगा ए। और ये माइटोकॉन्ड्रिया का अन्य नाम है जो सूत्र कणिका भी कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सी बेंडा के द्वारा किया गया था। इसका जो शब्द का प्रयोग है जो सी बेंडा के द्वारा किया गया था, और इसका जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसे कोशिका का शक्ति गृह भी कहा जाता है। चलिए क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 52 देख लेते हैं कि उपकला उत्तक उत्पन्न होता है। तो उपकला उत्तक है जो एक्टोडर्म, मेजोडर्म और जर्म कोशिका से, यानी तीनों से मतलब उत्पन्न होता है। तो उत्तक के बारे में जान लेते हैं कि उत्तक का अध्ययन है जो हिस्टोलॉजी में किया जाता है। और उत्तक का सर्वप्रथम जो शब्द का प्रयोग किया था वह बिचट के द्वारा किया गया था। चलिए क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पेशियों के भीतर पाए जाने वाले तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? तो पेशियों के भीतर जो पाए जाने वाले तरल पदार्थ है उसे सार्कोप्लाज्मा कहा जाता है। तो ये रक्त संबंधित है कि इसमें पेशियों के भीतर पाए जाने वाले तरल पदार्थ को संबंधित पदार्थ को सार्कोप्लाज्मा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि अवस्थम जड़े का उदाहरण नहीं है। तो रबड़ है जो अवस्थम जड़े का उदाहरण नहीं है। तो पहले तो अवस्थम जड़ों का उदाहरण मतलब जान लेते हैं कि यह क्या है। तो अब अवस्थम जड़े है जो मुख्य तने के आधार के समीप ही निकलकर भूमि में तिरछी प्रवेश करती है। तो अवस्थम जड़े के उदाहरण है जो मक्का हो गया, गन्ना हो गया, सरधौम हो गया, रबर हो गया, धान हो गया, ये सब में अवस्थम जड़े पाए जाते हैं। और जाके
जो स्तंभ जड़ें हैं जो और रबड़ में जो पाए जाते हैं वह स्तंभ मूल जड़ें पाए जाते हैं, जैसे रबड़ हो गया, बरगद हो गया, पीपल हो गया, इस सब में स्तंभ जड़ें पाए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देख लेते हैं। धान का खैरा रोग किसकी कमी से होता है? तो धान का खैरा रोग है जो जिंक की कमी से होता है, और ये जो है इसमें धान में कत्थई यानी कत्था रंग के धब्बे आ जाते हैं। और इसके बारे में आप जान लेते हैं कि मटर में मार्स रोग है जो मैग्नीज के कारण कमी के कारण होता है, तथा नींबू में लिटिल लीफ रोग है जो कॉपर की कमी से होती है। चलिए क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि आंतरिक निषेचन के उदाहरण है। तो आंतरिक निषेचन का उदाहरण है जो फंजाई यानी कवक है जो जिसमें आंतरिक निषेचन के द्वारा ही वृद्धि होती है। और इसके आंतरिक निषेचन के बारे में जान लेते हैं। तो जब निषेचन की प्रक्रिया है जो मादा शरीर के अंदर होती है तो ऐसे इसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। चलिए क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निवेशकों द्वारा दिए गए आवेदनों को यथा समय निपटान को सुनिश्चित करने के लिए पीएम ने किस नाम से वेब पोर्टल को शुरुआत की है? तो ये तो करेंट का है, इसका आंसर हो जाएगा ए EPMG-government.in, इसका आंसर बी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि 2011 के जनगणना के अनुसार देश की आबादी का लगभग कितना प्रतिशत है जो जनसंख्या है जो कृषि से जुड़ा हुआ है? तो वर्तमान में जो 2011 के जनगणना के अनुसार है जो कृषि से जुड़े जनसंख्या का प्रतिशत है जो 54.6% है। तो पहले तो जान लेते हैं कि भारत है एक कृषि प्रधान देश है, और यहाँ पर कृषि ही मुख्य जीवक का आधार है। और यहाँ पर कृषि है जो निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा है जो व्यापार है। यहाँ पर जो निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा व्यापार है जो कृषि ही है, यानी रोजगार है जो कृषि ही है। चलिए क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, सोरोनौर मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो सोरोनौर मरुस्थल है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, इसका आंसर हो जाएगा ए। यह मरुस्थल है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के एंटीजोना और कैलिफोर्निया प्रांत में तथा मैक्सिको के मध्य फैला स्थित है। तो पहले तो मरुस्थल के बारे में जान लेते हैं कि मरुस्थल जो है वहाँ पर एक बंजर भूमि होता है, और यह जो सबसे बड़ा मरुस्थल है जो सहारा है, जो सहारा मरुस्थल है जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और भारत में एक मरुस्थल है उसका नाम है जो थार मरुस्थल है, तथा एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है जो गोबी है जो मंगोलिया में स्थित है। चलिए क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में सभी डाकघरों को अखिल भारतीय सेवा के दायरे में कब लाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1837 ईस्वी में भारत के सभी डाकघरों को अखिल भारतीय सेवा के दायरे में लाया गया। तो जान लेते हैं कि डाकघर तो जो डाकघर का पहला टिकट है जो कराची में 1852 ईस्वी में जारी किया गया था। तो डाकघर के और भारत में डाकघर का जो अखिल भारतीय डाकघर टिकट है जो 1854 ईस्वी में जारी किया गया था भारत में, तथा डाक विभाग की स्थापना भी 1854 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय है जो लंदन में स्थित है। और ये जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है ये एक गैर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 1961 ईस्वी में पीटर बनेंसी ने के द्वारा किया गया था, और इसे शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 1977 ईस्वी में मिला गया था। तो इन्हें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1977 ईस्वी में एमनेस्टी इंटरनेशनल को शांति का क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं कि ग्रैमी पुरस्कार भारतीय विजेता संदीप दास किस कला क्षेत्र से जुड़े हैं? तो भारतीय ग्रैमी पुरस्कार के विजेता जो संदीप दास है जो तबला वादन से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो पहले तो जान लेते हैं ग्रैमी पुरस्कार। तो ग्रैमी पुरस्कार विश्व में सबसे बड़ा संगीत का पुरस्कार माना जाता है, और जिन्होंने सर्वप्रथम भारतीय ग्रैमी अवार्ड से जो विजेता थे वह सितार वादक पंडित रविशंकर थे। भारतीय ग्रैमी प्रथम भारतीय जो ग्रैमी अवार्ड से नवाजा गया था वह पंडित रविशंकर थे। चलिए क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें से सर्वाधिक वैश्विक ग्रीन हाउस उत्सर्जन का प्रतिशत किसका है? तो यहाँ पर जो दिया गया है इनमें से सर्वाधिक वैश्विक ग्रीन हाउस उत्सर्जन का प्रतिशत कौन सा देश का है? तो सबसे ज्यादा है जो
चीन का है जो लगभग 30% कार्बन डाइऑक्साइड अकेले ही उत्पादन करता है, और इसमें भारत का स्थान है जो चौथा है, लगभग ये 7% ग्रीन हाउस का उत्पादन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से किस राज्य का राज्यसभा का समान सीट है? तो यहाँ पर देखिए बिहार में और पश्चिम बंगाल में, बिहार में भी राज्यसभा का सीट है जो 16 है, तथा पश्चिम बंगाल में भी 16 है। और जो दिल्ली और उत्तराखंड है, इसमें दिल्ली में भी 3 सीट है तथा उत्तराखंड में भी 3 सीट है, तो ये दोनों तो समान ही है। प्लस में हरियाणा और छत्तीसगढ़, तो हरियाणा में सीटों की संख्या 5 है तथा छत्तीसगढ़ में सीटों की संख्या भी राज्यसभा में 5 ही है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ये सभी समान ही है। दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, दिल्ली एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कुल कितने जिले हैं? यानी दिल्ली में जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है उनमें जिलों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी 9। जो दिल्ली है उनमें कुल जिलों की संख्या है जो 9 है। तो दिल्ली के बारे में जान लेते हैं कि यह तो भारत की राजधानी है दिल्ली, और इसका जो भारत की राजधानी दिल्ली जो बनाई गई थी वह सर्वप्रथम 1911 ईस्वी में बनाई गई थी। इसके पहले जो भारत की राजधानी थी जो कलकत्ता में बनाई गई थी। तो दिल्ली जो संघ शासित प्रदेश है जो 1956 ईस्वी में घोषित करके बनाया गया था, इसको संघ शासित प्रदेश है जो 1956 ईस्वी में बनाया गया था। और जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का जो दर्जा मिला है जो 1992 ईस्वी में मिला है, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का जो दर्जा मिला है 1992 में दिल्ली को मिला है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व महासागर दिवस है जो 8 जून को मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जो 8 जून का है। ये 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। जो 8 जून जो पहला विश्व महासागर मनाया गया था वह 2001 में मनाया गया था। यानी विश्व महासागर दिवस का जो जब से मनाया जाता है वह 2001 से मनाया जा रहा है 8 जून को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है जो NH-44 यानी 44 है। यह राजमार्ग है जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाती है। जो NH है 44 है जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाती है। इसका लंबाई है जो 3806 किलोमीटर है। इसकी लंबाई है जो 3806 किलोमीटर है। और इससे पहले जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग था जो NH7 था, जो वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र से संबंधित खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र से संबंधित है जो खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय है जो रोम में स्थित है, और इसकी स्थापना हुआ था जो 16 अक्टूबर 1945 ईस्वी को किया गया था। जो कृषि एवं खाद्य एवं कृषि संगठन है उसकी स्थापना 1945 ईस्वी में किया गया था। और यह संयुक्त राष्ट्र से संबंधित एक जो है वह आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के अधीन कार्य करती है। जो संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, उसके अधीन कार्य करती है, और इसमें सदस्यों की संख्या कुल वर्तमान में 194 है। इसमें सदस्यों की संख्या कुल 194 है। चलिए क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एशिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी देश कौन सा है? तो चीन है जो एशिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी देश है, और विश्व का सबसे बड़ा रिफाइनरी देश है जो अमेरिका है। जो अमेरिका है जो विश्व का सबसे बड़ा रिफाइनरी देश है, और जो चीन है जो एशिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी देश है। चलिए क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से कौन सा NDB यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक का संस्थापक सदस्य नहीं है? तो इनमें से कौन सा जो NDB के संस्थापक नहीं है, यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक के संस्थापक नहीं है? तो NDB की जो स्थापना किया है उनमें जो सदस्य हैं जो ब्रिक्स के सदस्य हैं, BRICS, ब्रिक्स के सदस्यों के द्वारा किया गया है। यानी भारत है, फिर हो गया जाके रूस हो गया, फिर इंडिया हो गया, फिर चीन हो गया, फिर साउथ अफ्रीका हो गया। यानी जो ब्राजील है, रूस है, इंडिया है और चीन है और साउथ अफ्रीका है। यानी इस जो है इसमें से जो जापान है जो नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा जापान। जो NDB की स्थापना हुई थी जो 2014 में की गई थी ब्रिक्स के सदस्यों के द्वारा, और इसका जो मुख्यालय है जो शंघाई चीन में स्थित है।
चलिए क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि एसपीएमसीआईएल का क्या कार्य नहीं है। तो एसपीएमसीएल का कार्य है जो राष्ट्रीय पुरस्कारों के मेडल है जो नहीं आपूर्ति करना है, इसका कार्य ये है जो नहीं है। बाकी सब जो आरबीआई का मुद्रा, बैंक नोट, सिक्के की आपूर्ति करना, ये सब एसपीएमसीएल का कार्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि देश में जीएसटी कब लागू किया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह प्रत्येक ही एग्जाम में भी हाल फिलहाल में पूछे जा रहे हैं। तो देश में जीएसटी है जो 1 जुलाई 2017 को संपूर्ण देश में जीएसटी लागू किया गया था। तो जीएसटी के बारे में जान लेते हैं कि जीएसटी है जो इसका जो फुल फॉर्म है जो गुड एंड सर्विस टैक्स है, और विश्व में जीएसटी सर्वप्रथम फ्रांस में 19 में लागू किया गया था, और भारत में है जो 101वां संविधान संशोधन के द्वारा 101 संविधान संशोधन के तहत जीएसटी भारत में लागू किया गया था। और जो जीएसटी भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव जो दिए थे वह विजय केलकर के द्वारा दिया गया था। चलिए क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सीबीआईसी का कार्य क्या है। सीबीआईसी का कार्य क्या है, तो सीबीआईसी का कार्य है जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क सेवा कर लगाना और इसे संग्रह करना है। चलिए क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को किया गया था, और ये जो भारतीय रिजर्व बैंक है जो भारत का केंद्रीय बैंक है, और इसका स्थापना है जो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत किया गया था। और इसका राष्ट्रीयकरण, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था जो 1 जनवरी 1950 ईस्वी का यह राष्ट्रीयकरण किया गया था, और यह भारत का केंद्रीय बैंक है। भारत का जो केंद्रीय बैंक है वह आरबीआई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्रीय निवेश कोष की स्थापना कब हुई थी। तो राष्ट्रीय निवेश कोष की स्थापना है जो 2005 में भारत सरकार के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि घोड़े के नाल के आकार के मेहराब सर्वप्रथम कहाँ प्रयोग में लाई गई थी। तो घोड़े के नाल के आकार का जो मेहराब था उसका सर्वप्रथम प्रयोग अलाई दरवाजा में किया गया था। तो इसके बारे में जान लेते हैं कि अलाई दरवाजा है जो दिल्ली स्थित कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार है, और इसका जो कुतुब मीनार का तो निर्माण है जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था, और इसका पूरा जो करवाया था इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। लेकिन कुतुब मीनार में अलाई दरवाजा का जो स्थापना किया गया था वह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 1311 ईस्वी में किया गया था। और ये अलाई दरवाजा है जो इस्लामिक वास्तुकला का रत्न भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि जेम्स एंड्रूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम है। तो जेम्स एंड्रूज रैमजे है जो भारत के लॉर्ड डलहौजी का वास्तविक नाम था, जो पहले नाम था जो जेम्स एंड्रूज था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो अब लॉर्ड डलहौजी के बारे में जान लेते हैं। तो लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल भारत का वायसराय के रूप में 1848 से लेकर 1856 के बीच में हुआ, और लॉर्ड डलहौजी ने रेलवे का जनक भी कहा जाता है। ये भारत में रेलवे की शुरुआत इन्हीं के शासनकाल में 1853 ईस्वी में शुरुआत की गई थी, और इन्होंने ये डलहौजी ने व्यापकता सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लॉस के सिद्धांत की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किसने कहा था कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषता है। तो एक नारा था जो आलोचना एवं स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषता है, इसकी नारा है जो भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। तो भगत सिंह के द्वारा और भी नारे दिए गए थे, जिनमें से एक था साम्राज्यवाद का नाश हो, ये भगत सिंह के द्वारा ही दिया गया था। तथा एक प्रमुख और नारा दिया गया था कि क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है, ये भी भगत सिंह के द्वारा ही दिया गया था। राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसका जो नारा दिया था वो राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस बाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया। तो ये जो है केशवानंद भारती बाद में संसद को मौलिक अधिकारों का संशोधन का अधिकार दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती बना केरल राज। तो ये केशवानंद भारती है जो 1973 ईस्वी में केशवानंद भारती बाद में सर्वोच्च न्यायालय के 13 जजों
की एक कमेटी गठित हुई थी, जिनमें कहा गया था कि जो संसद है जो संविधान के मूल ढांचा में संशोधन कर सकता है, लेकिन ऐसा कर सकता है जिसके में संविधान में मतलब मजबूती प्रदान हो। चलिए क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में कौन प्रथम जनजाति लोकसभा अध्यक्ष थे। तो इसका आंसर हो जाएगा जो पीएन सांगवा थे, जो प्रथम जनजाति लोकसभा अध्यक्ष थे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो पीएन सांगवा है जो प्रथम जनजाति लोकसभा अध्यक्ष हैं। तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष के बारे में जान लेते हैं कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मामलंकर थे, तथा प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष थे जो अनंत श्याम अयंगर था। और ये जो लोकसभा का प्रथम सत्र हुआ था जो 13 मई 1952 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा, और साथ में ही कमेंट करिए के बताइएगा कि आपका कितना मार्क्स आया। चलिए धन्यवाद।